आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में आम सभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। यानी तीनों चरणों को मिला लिया जाए तो अब तक करीब आधी सीटों यानी 282 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 8 में से 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 28 में से 16 राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे आम सभा चुनाव का पहिया आगे घूमता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी मंच पर मुद्दों की भरमार नजर आ रही है। दोनों प्रमुख धड़ों इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए का सियासी घमासान अपने पूरे शबाब पर है। आज के मतदान के बाद अब देश की सबसे बड़ा सूबा और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में तीनों चरणों को मिलाकर अभी तक 26 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में औसतन पिछले 2 चरणों की ही तरह करीब 55 से 60% मतदान का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि अभी चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जहां तक बात की जाए देश की गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ की, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा। इस तीसरे चरण की बात की जाए तो बीजेपी के लिए इन राज्यों में साख बचाने की चुनौती साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जिन 93 सीटों पर आज मतदान हुआ उसमें ज़्यादातर सीटें 2019 में एनडीए गठबंधन के पास थी। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि मोदी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने फिर 400 पार का नारा बुलंद करने के लिए वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तीसरे चरण में राम भक्ति को राष्ट्र भक्ति से जोड़ने की कोशिश हुई। आरक्षण को लेकर क्या कुछ सवाल खड़े किए गए, आपसे छुपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो इस चरण में भी चिंता का विषय बना हुआ है, मतदाताओं में लोकतंत्र के महापर्व से दूरी बनाने की। विकास का तमाम दावा भले किया जाए, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई गांवों ने अपने स्थानीय मुद्दे सड़क, पानी को लेकर मतदान का बहिष्कार किया, ये भी कई सवाल खड़ा कर रहा है। संभल की घटना को छोड़ दिया जाए तो अमूमन मतदान उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। आखिर कौन से मुद्दे इस तीसरे चरण में मतदाता पर हावी रहे, क्या कुछ जनता ने सोचकर मतदान किया, आज एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करके हम जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के महापर्व का ये तीसरा पड़ाव भी आज संपन्न हो गया। कई ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, चाहे मैं अमित शाह की बात करूं, सुप्रिया शुले की बात करूं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा मयंक त्रिवेदी जी का, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस चर्चा में हम आपको आमंत्रित करते हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रखेंगे। ऋचा राजपूत जी ये हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। ये बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी नितेंद्र सिंह यादव जी एक बार फिर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, और अनुज शिवहरे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम सहयोग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी का, जो सियासत की इस महापर्व पर लगातार पैनी निगाहें रखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे सुनील त्रिपाठी जी से। सुनील जी, आज तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। 52% सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है पूरे देश की बात की जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मत प्रतिशत इस बार भी बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा है पहले और दूसरे चरण को की तुलना में, इस बार भी मतदाताओं में कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिल रही है, ये मुझे बहुत चिंता में डाल रहा है। देखिए संजय जी, आपने सही प्रश्न किया कि मतदाता उदासीन क्यों है। क्योंकि वो हर गवर्नमेंट में ठगा जाता है। 70 सालों में केवल ठगा ही गया है। चर्चाएं उसकी होती हैं जब चुनाव आता है, चाहे बेरोजगारी की हों, चाहे महंगाई की हों, लेकिन चुनाव के बाद न बेरोजगारी रह जाती है, न महंगाई रह जाती है, और सत्ता दल जिस तरह से समाज का, जनता का शोषण करते हैं,
उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है जी। अगर आप महंगाई बात करते हैं, 1200 रुपए का सिलेंडर, 1250 का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, विपक्ष कहाँ सो रहा था? आप बता दिए, एक आंदोलन अगर सिलेंडर को लेकर के कहीं जन आंदोलन हुआ हो तो बताइए हमको। तो जनता सोचती है कि केवल चेहरे बदलते हैं, कार्य सबके एक जैसे हैं। इससे बढ़िया है कि हम इसमें मतदान करने क्यों जाएं, क्यों अपना समय बर्बाद करें। लेकिन मैं अभी कई चुनाव बाकी हैं जी। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं देशवासियों से कि एक वोट से आपका देश का भविष्य बदलता है। आप वोट देने जरूर जाएं, भले नोटा वोट दें कोई बात नहीं, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। और आपने देखा हो संजय जी कि हम लोग बचपन में जब चुनाव होते थे, इंदिरा जी का पंजा मुझे याद आता है। गांव में गाड़ियां पहुंचती थी तो बच्चे पीछे पीछे दौड़ते थे, बिल्ला और बैनर लेकर के घर आते थे। इतना उत्साह लगता था जैसे लग रहा कि कोई होली दिवाली जैसा पर्व हमारे दरवाजे पे आया हो। आज उदासीन होने क्या कारण है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम किया। जितनी मैं सराहना करूं उतना कम है। लेकिन विकास के कार्यों पर अगर मैं तुलना करूं तो अखिलेश जी ने जितना काम किया था किसी सरकार ने नहीं किया है। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा, चाहे काना देख लीजिए, चाहे मेट्रो देख लीजिए, चाहे लोक भवन जिसमें आज बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं, वो भी हमारे अखिलेश जी का दिया हुआ है। योगी जी ब्यूरोक्रेट्स के नेतृत्व में इतना घिर गए हैं कि आप सड़कों की बात करते हैं। मैं सीतापुर जिले का रहने वाला हूं, कंदुनी से रामपुर कला एक मार्ग पड़ता है, मैं कई चैनलों चर्चा किया हूं, आज 7 साल हो गए हैं, उससे गड्ढे तक नहीं भरे गए। तो विकास तो गांव और तो गांव से लेना है आपको। आप हाईवे बना दिए, अच्छा कर दिए, लेकिन जो गांव का मतदाता है जिन गड्ढों से निकल गुजर रहा है जी, जब वो गड्ढों पर निकलेगा तो वहां स्थानीय नेता की याद आएगी और सरकार की याद आएगी, जहां वो साइकिल लेकर के मोटरसाइकिल लेके गिरता है। बिल्कुल सही। हमारे मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर जी हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूछ लीजिए उनसे कितनी बार आप क्षेत्र में गए हैं, जनता से मीटिंग की है। जितने के बाद जाना मुश्किल है। अगर सांसद विधायक जी के दरवाजे पर आप जाइए तो जिसको जनता जनार्दन कहते हैं चुनाव में जी, वो जनता एक भिखारी से भी बदतर स्थिति दरवाजे पर जाके जीती है। संजय जी आप भी देख रहे हैं कि ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, नहीं लगभग सब सरकारों में बन जाते हैं, जो जनता से मुखातिब होना पसंद ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो आप हमको जब मुखातिब नहीं होंगे, आप हमारे साथ उठे बैठेंगे नहीं, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम वोट देने ऐसी गर्मी में क्यों जाएं? यही कारण है कि इस बार देखिए वोट मत काफी जा रहा है। बिल्कुल। वोटिंग कब होना ये देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है, जो आज विपक्ष कह रहा है और सत्ता पक्ष को भी देखना चाहिए। तो आपने किया क्या है? अगर आप देखे उत्तर प्रदेश में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि कई जनपदों से खबरें आई कि वहां जनता ने बहिष्कार कर दिया। जी, वो संदेश दे रही है। आप कलेक्टरों से पूछिए, अगर वास्तव में जनता के आप हमदर्द हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि अभी 27 चुनाव आ रहा है विधानसभा का, अगर यही हाल रहा तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। संजय जी इसको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए ठीक है। ऋचा जी आवाज आ रही है? सुनील जी जब बोल रहे थे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही थी मुझको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग दिन भर चूँकि कवरेज कर रहे थे लगातार प्राइम टीवी, बदायूं, संभल, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, दर्जनों ऐसे गांव थे जिन्होंने मतदान का बहिष्कार सिर्फ सड़क और पानी, पेयजल को लेकर के किया है। तो ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही ना। करना एक बहुत चिंता का विषय होता है। अगर आपको सरकार भी बदलनी है तो भी आपको वोट देना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेरे सपा के प्रवक्ता भाई ने बोला कि जनता बहिष्कार करी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीधे जनता पे कोई दोष लगाना चाहिए, क्योंकि जनता इतनी जागरूक है कि अगर उसे सच में किसी वर्तमान सत्ता पक्ष को हटाना है तो वो तभी बदल पाएगी जब आप निकलोगे और वोट दोगे। तो ये पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि बढ़ चढ़ के जनता के बीच में जाए, अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताए और लोगों को जागरूक करें कि अगर आप सत्ता पक्ष को भी हटाना चाहते हैं तो वोट देने निकलिए। तो कम से कम आप ये जो दो तरफा बात है तो ये तो मेरी समझ से बाहर है। दूसरा इन्होंने बात बोली है, मेरी आवाज इको कर रही है जी, आवाज ठीक की जाए ऋचा जी के। हाँ हेलो जी बोले। दूसरा इन्होंने अखिलेश जी की बात करी कि अखिलेश जी ने काम बहुत किया है।
ये बात एकदम सही है कि अखिलेश जी ने काम बहुत किया है, लेकिन पर्टिकुलर लोगों के लिए किया है, सैफईवादी परिवार वालों के लिए और आजमवादी परिवार वालों के लिए। अगर एक एक्सप्रेस वे बना है तो वो लखनऊ से सफई तक के लिए बना है, और आज की स्थिति है कि 37 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को रोजगार नहीं देती है या फिर वो हमारे भारत का नाम रोशन नहीं कर रहा है इस चीज पे। दूसरा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गारंटी पे खरी नहीं उतरी है, तो मैं अपने भाई से कहना चाहती हूँ कि आप अपने मैनिफेस्टो को उठा के देखिएगा। बिजली देने का एक समय होता था। ऋचा जी, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी नहीं है जी, वो अपना निष्पक्ष राय रख रहे थे। जी जी जी, हाँ, आप आगे कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि वो पत्रकार है, तो शायद वो मेरी बातों से थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, जो ये तृतीय चरण है ना, वो समाजवादी पार्टी की एक उपजाऊ भूमि कहते हैं ना, जिसने मुलायम सिंह यादव जी को नेता बनाया था। एटा, मैनपुरी, इटावा, ये 3 ऐसी लोकसभाएं हैं जो समाजवादी की उपजाऊ भूमि बोली जाती थी। लेकिन एटा, इटावा, मैनपुरी ने देखा क्या, सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय अराजकता के। यही कन्नौज वो ऐसी जगह है जहां पर बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने वाले नीरज मिश्रा जो थे, उनकी सरकार के निर्मम हत्या की गई। इन्हीं के मैनिफेस्टो में पत्रकारों की सुरक्षा का दावा किया गया था, और इनको भी पता है कि एक पत्रकार है जिनको जलाया गया था, और ये मुझे आपको बताने की जरूरत है, आप गूगल कर सकते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने पक्ष रखा है और अखिलेश यादव का जितना वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तीसरे चुनाव में उसमें कोई समाजवादी पार्टी में परिवर्तन आएगा। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ कर रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ऋचा जी की आवाज ठीक कर दी। लोक भवन क्या योगी जी ने बनवाया, बताइए? नहीं, मैं मेट्रो क्या योगी जी ने मैं बुराई नहीं, अखिलेश जी का समर्थक नहीं हूँ। अखिलेश जी लॉ एंड ऑर्डर फेल हुए, एक कमी पीछे सरकार खोनी पड़ी अपनी। आप मेट्रो किसने बनाया, योगी जी ने बनवाया है? जरा ऋचा जी की आवाज ठीक कर दीजिए। स्टेडियम क्या योगी जी ने बनवाया? कौन पत्रकार कहेगा कि योगी जी ने बनवाया है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में आज भी बात कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ, और अखिलेश जी इतना मेहनत करने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए उनको अपनी सत्ता खोनी पड़ी। लेकिन विकास कार्यों के लिए मैं नहीं, कोई पत्रकार कह सकता कि अखिलेश जी ने विकास नहीं किया। बताइए कौन कह रहा हो? जो सच है वो तो सच तो हमको कहना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सुनील जी। अब मयंक जी से को मैं पहले चर्चा में जोड़ लेता हूँ, फिर इस चर्चा पर आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। मयंक जी, भाई आप तो एनडीए गठबंधन के साथ हैं, आपको क्या आकलन लग रहा है? ये तीसरे चरण का जो मतदान हुआ है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कम से कम 4 से 5% मतदान कम हुआ है। दरअसल ये मुद्दा सबसे मौजूद है, इसलिए मैं सबसे पहले इस पर सवाल कर रहा हूँ, फिर बाकी विषयों पर जाऊँगा। संजय जी, मतदान का एक बहुत बड़ा कारण तो ये जो गर्मी है, ये आप भी देख रहे हैं कि अभी कल ही लखनऊ का टेम्परेचर 42 डिग्री था। तो चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव कराते वक्त या तो प्रॉपर व्यवस्था करे पानी की और बाकी चीज़ों की, लेकिन बहुत बड़ा जो वजह मुझे समझ में आ रही है वो मौसम है। दूसरी वजह जो विपक्ष मुद्दाहीन राजनीति कर रहा है, भटकाव वाली, जैसे आजकल एक बड़ा नया मुद्दा चल रहा है विपक्ष का कि भाजपा आ गई या एनडीए सरकार आ गई तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान बदल देगी। बल्कि कहीं एनडीए के घोषणा पत्र में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि संविधान बदला जाएगा। तो ये गुमराह करने वाली राजनीति जो विपक्ष कर रहा है, इससे भी मतदाता एक तरीके से उदासीन है कि वो मुद्दा विहीन राजनीति की बात कर रहा है, पहली चीज। दूसरी, अभी जो पत्रकार जी हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी, इन्होंने बार बार एक चीज कही कि कुछ हुआ नहीं। हालांकि हम लोग अगर राष्ट्रीय एक सेकंड पहले चरण में अपनी बात रखने दिया जाए। राष्ट्रीय लोकदल 2006 के बाद से सत्ता से बाहर है। सुनील जी नोट कर लिया, ठीक है, 2006 के बाद से सत्ता से बाहर है। इस दौरान हम सत्ता में नहीं रहे, हम विपक्ष में रहे, हमने विपक्ष में रहकर भी अपना काम बखूबी से किया, ठीक है। लेकिन ये कह देना कि एनडीए की सरकार में कुछ हुआ नहीं, तो आप जिस लखनऊ की बात कर रहे हैं, इसी लखनऊ में कितने ब्रिज बने हुए हैं। और रही बात लोक भवन की, तो कोई भी सरकार होती, कभी किसी ने कुछ किया है, कभी किसी ने कुछ किया है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जैसे ये लग रहा है कि जैसे योगी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया, बाकी कोई विकास का काम
नहीं हुआ है। मयंक जी, एक सवाल ले ये लीजिए। किसी पत्रकार का इस तरीके से किसी आप पर्टिकुलर पार्टी को ग्रामीण अंचलों में नहीं, मैं खंडन किसी करूंगा इस बात के। ग्रामीण ठीक है, अंचलों में ठीक आप है। जाके ग्रामीण देखिए, कौन सी ग्रामीणों में आप जाके रोड देखिए कि में कितने पत्रकार आवास का का पैसा संन्यास मिला है, ले लूंगा कितना अगर आवास ठीक का है, पैसा ठीक है। मिला है, और हर घर जो शौचालय की ग्रामीणों योजना की है। स्थिति आप है, कैसे ग्रामीण जी रहा है, आप तो ग्रामीण नहीं में जान ही रहा जाके है। देखिए सुनील जी, ग्रामीण में कितना अच्छा काम हुआ है। पहले लेकिन इनको किसी बोलने पत्रकार का इस तरीके से किसी पार्टी का, जैसे हमारी बहन ऋचा जी ने ये चीज बोली कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आप सच्चाई भले सरकार को अवगत भले करा उनके रहा हूं, मुंह भले से आप गलती बुरा से करें, निकल कोई गया हो, बात नहीं लेकिन है। उन्होंने गलत नहीं बोला। जो आपका तरीका है समाजवादी पार्टी को फेवर करने का, वो पत्रकारों का नहीं लग रहा है। ये तो आप जरूर लग रहा है कि आप पहले समाजवादी जो पार्टी या गिराया वो- अच्छा, विपक्ष के मयंक प्रवक्ता इस जी, तरीके से काम कर रहे हैं। मयंक जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। आज हम करीब जब कवरेज करवा रहे थे अपने संवाददाताओं से, तो करीब 1.5 से 2 दर्जन गांव ऐसे थे जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उन्होंने वोटों के बहिष्कार का ऐलान किया। अगर विकास सब कुछ बढ़िया रहा, यह बात अलग है कि अब आप एनडीए में हो, कभी इंडिया गठबंधन के पार्ट होते थे तो इसी सरकार की मजम्मत करते थे। आज आपकी मजबूरी है कि आप उसकी तारीफ भी करोगे। नहीं, मजबूरी लेकिन नहीं है, लेकिन मजबूरी इसे नहीं है, आप मैं आपको बताता हूं इस चिंताजनक बात। मानोगे कि नहीं? इंडिया जो मतदान का बहिष्कार होता मैं है। सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। जिस इंडिया गठबंधन की आपने बात की, तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार जो थे वो नीतीश कुमार जी थे, और यूपी में अगर हम कहें सूत्रधार कोई थे तो माननीय जयंत जी थे। आज ना नीतीश जी इंडिया गठबंधन में है और ना जयंत जी हैं। उसकी कुछ वजह है। अब वजहों को भी अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि वजह कोई मजबूरी नहीं है। भाई समाजवादी पार्टी ने हमको 7 सीटें दी थी, लेकिन 7 में कैंडिडेट उनके थे। ठीक, तो ये कौन सा मतलब है कि भाई सिंबल हमारा, कैंडिडेट तुम्हारा, वोट हमारा, कैंडिडेट तुम्हारा? तो ये कोई मतलब नहीं था। नहीं तो फिर कोई तो मजबूरी नहीं थी। दूसरी चीज, फिर जब हम मयंक विपक्ष जी में बात थे, वही हो जाएगी नहीं, ना, मैं बता रहा हूं, कि जब मुद्दे पे बात नहीं, बनी मुद्दे नहीं पे तो बता आप- रहा हूं, जब विपक्ष में थे तो भी आपने देखा होगा किसानों के हितों को लेके जयंत जी किस तरह सड़कों पर उतरे थे। तब विपक्ष का कोई नेता नजर नहीं आया था, ना अखिलेश जी नजर आए थे। मुझको नहीं ध्यान आ रहा है कि कहीं किसान आंदोलन में अखिलेश जी गए हो जहां पर लाठीचार्ज हुआ हो, या कहीं भी कोई रोड का संघर्ष किया हो। अखिलेश जी की जो है राजनीति 200 मीटर की है। अब आप समझ रहे होंगे 200 मीटर में क्या कहना चाह रहा हूं। 200 मीटर मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके आवास से लेके इनके कार्यालय तक। बाकी चुनाव में जरूर जो है जैसे बरसाती मेढक होते हैं, ये सारे नेता, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे समाजवादी को, एनडीए हो, जयंत जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी लोग, ये सब लोग, हम लोग 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि 2014 से लेकर 2024 तक लगातार हम लोग चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हमारी जीत होगी। और ये सिर्फ विपक्ष का एक मुगालते में है जो 10 साल से वो आगे भी रहेगा। ठीक है, चलिए समाजवादी पार्टी का भी पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि आरोप आपने उन पर सीधे लगाया है। नितेंद्र जी, भाई आपके सुप्रीमो के ऊपर भाई मयंक जी, जो कभी आपके दोस्त थे, आज दुश्मन हो गए हैं सियासी मायने से अगर देखा जाए। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं कोई नहीं, होता वो है। विचारधारा की बात विचारधारा है। की बात हाँ होती ठीक है, है। हम इसीलिए बोले कि सियासी दुश्मन है ना। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो चीज़ें रखी हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो कम मत प्रतिशत देखने को मिल रहा है 2019 की तुलना में 4 से 5% कम मतदान। हालांकि चुनाव आयोग 10 दिन के बाद जो गजट जारी करेगा, जैसे पहले 2 चरण में किया था, तो इस बार भी कुछ चमत्कार हो सकता है कि 66-65% तक पहुंच जाए। वो मैंने इसीलिए पहले ही बोला था कि अपने इंट्रोडक्शन में ही कि ये तो चुनाव आयोग के आंकड़े के बाद तय होगा। लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये जो कम मत प्रतिशत हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? और जो आरोप आपके ऊपर आरएलडी की ओर से लगा है, मयंक जी की ओर से लगा है, उस पर क्या कहना है? दोनों चीज़ों का जवाब। पहले तो आज आपके पर मैं चर्चा करूंगा जी। जी बोले बोले। आज हम लोग लगातार नजर बनाए थे, तमाम सिंबल की रिपोर्टें जो आ रही थी लोगों के पास लगातार की आज बदायूं के बूथ संख्या फला पर भाजपा के नेताओं द्वारा उपद्रव किया गया, किसनी में ये किया जा रहा है, फरुखाबाद में, तो पूरे प्रदेश की जो आज हम लोग के पास खबरें आ रही थी, तो उसकी एक रिपोर्ट देखी कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से लोकतंत्र को हाईजैक करने का काम किया है। आप ये बताइए कि कोई मतदाता असली है नकली है, इसका फैसला कौन करेगा? वो अपने आईडी कार्ड के साथ मतदान केंद्र में जाएगा, पीठासीन अधिकारी उसका आईडी कार्ड देखेगा, वोटर लिस्ट से नाम मिलाएगा, तस्वीर मिलाएगा उसकी शक्ल से, वही डिसाइड करेगा ये व्यक्ति असली है और उसको पर्ची देगा, वो अपना अंदर जाकर के वोट डालेगा। ये सड़क पे गलियों में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग खड़े रहे,
और उन्होंने लोगों की आईडी देखी, आईडी देखने के बाद उनके नाम और उनका विशेष नाम देख करके उनको जिस तरीके से पीटने का और वापस करने का काम किया, इसको क्या कहा जाएगा? ये लोकतंत्र पूरी तरीके से अपहृत कर लिया गया है, पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है, जिसके चलते बहुत सारे मतदाता, जो देश का पर्व है लोकतंत्र में, जिसको हम देश का पर्व कहते हैं, चुनाव आयोग बाकायदा प्रचार कराता है कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोग सबसे पहले जलपान फिर मतदान, ऐसे हम लोग स्लोगन देते हैं। लेकिन आज नतीजा क्या है कि लोग मतदान स्थल तक गए और पोलिंग बूथ पे जाकर अपना वोट नहीं डाल पाए, उनको मार पीट करके उनको भगाने का काम किया गया। ये सरासर गुंडई भारतीय जनता पार्टी के 2 चरणों में पूर्व में हुए मतदान और उसके रुझान से उसकी हताशा और निराशा को दर्शाने का काम करता है, जिसका परिणाम आज है कि कुछ मतदान में कमी आई, लोगों में एक हताशा निराशा थी, लोग वोट डालने जो लोग जाना भी चाहते तो उन्होंने पुलिस प्रशासन की इस तरीके की बदतमीजी देखी, जिसके चलते उन्होंने मतदान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा, हमारे साथी कह रहे थे कि गर्मी का भी कुछ प्रकोप हो सकता है। दूसरा, जो सरकार के पक्ष के लोग थे उनमें उदासीनता दिखी कि लगातार, अभी आपने भी कहा कि ग्राउंड जीरो पर जिन पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, जिसके चलते उन्होंने मतदान बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, हमारे साथी जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष पर टिप्पणी कर रहे थे, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि जो लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, जिनका कार्यालय भी जब्त होने वाला था, कि उनके पास एक भी सदस्य किसी सदन पर नहीं था, उस समय हमारे नेता ने इनके ऊपर कृपा करके अपने सिंबल पर अपना प्रत्याशी इनके सिंबल पर जिताकर, नितेंद्र जी, आज ये जो आपके पास 47 से 100 हुई है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा, अरे सुन लो राजनीति में कोई किसी को रोकना मयंक जी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद ले जाएंगे। पहले चरण में बोल ऐसा नहीं, गठबंधन जब है तो ये चीज गलत है कि मयंक जी नेता ने कर लिया है। आप नोट कर लें, आप नोट कर लें, अभी नितेंद्र जी को बोलने दे, फिर आपके पास आ जाएंगे। आप नोट कर लें, अपनी बातें नोट कर लें। सभ्यता आपना सिखाया, डिरेल नहीं। पहले तो ऐसे नहीं थे, चलिए पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या उनके साथ जाकर शिष्टाचार भी भूल गए? नहीं, ठीक है। प्राइम टीवी में हर कोई शिष्टाचार से बात रखता बोल रहा है, तो उसको पूरी बात रख लेने तो आप बोलिएगा, कुछ जवाब दीजिएगा। मैंने तो बीच में नहीं टोका था आपको। ठीक है। तो ये इनका स्थिति थी। इसके बाद हम लोगों की कृपा से साथ जीत कर आए। हमारे नेता ने बड़ा दिल दिखाया, ये कहा इनको हर सदन में पहुंचाएंगे, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। और इसके चलते आदरणीय जयंत जी को हमने राज्यसभा भेजा। अरे वादे के साथ कि आगे हम लोग लंबी लड़ाई को लड़ेंगे। कौन सा लालच था, कौन सी समस्या थी? वहां इंग्लैंड में बैठ के डील हुई थी कि अमेरिका में बैठ के, सब लोगों को पता है। अब उन बातों पे मैं जाना नहीं चाहता हूं, सबकी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अभी ये कह रहे थे कि 7 सीटें दे रहे थे और 7 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के होंगे। नहीं, 5 की बात मैंने की थी, 5 की बात की थी, 5 की बात की थी, 5 की समाजवादी पार्टी जी, ठीक है। अरे हमको तो आपको लड़ा लेते। अरे 1-2 सीटों पे बात जहां चल रही थी, मुजफ्फरनगर की बात चल रही थी, उसमें भी ये कहा क्या दिया गया था कि आप जा करके बात कर लीजिए। हमारे जो प्रत्याशी मौजूदा इस बार के थे, ठीक है, और उन्होंने जयंत जी से बात भी की थी। ठीक है। सीटों पे तालमेल चलता है। अब तो गठबंधन को लेके जो होना था हो गया। हाँ, ठीक है। अब उन सब बातों पर हम नहीं जाना चाहते। हम तो कह रहे हैं आपको मुबारक हो, लेकिन क्या कारण है? जयंत जी की मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा करने के लिए थी। ऐन मौके पे कह दिया गया आपकी जरूरत नहीं है, आप मंच पर नहीं आओगे। ठीक है। योगी जी के साथ मंच साझा करना था। नितिन जी, कई मंचों पे जयंत जी नजर आए हैं। हाँ, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, पहले चरण में जरा कोई सीमा नहीं है, जो बनाया ठीक है। समाजवादी पार्टी की ओर से जो आरोप लगाए मयंक जी और ऋचा जी से, मैं उसका जवाब ले लूंगा, लेकिन पहले अनुज शिवहरे को भी शामिल कर लें। कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं। शिवहरे जी, आपसे सवाल यही है कि भाई इस बार जो 93 सीटों का रण है और उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का, हालांकि उत्तर प्रदेश में आप 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 9 तो आपने गठबंधन को दे रखा है। क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्योंकि जनता तो उदासीन नजर आ रही है। इस बार भी 4 से 5% मतदान कम हुआ है। हो रहा है। एक तो
जनता बहुत अभी आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत नीतीश जी ने और जयंती जी ने करी थी। तो मैं बता दूं कि जयंती जी और नीतीश जी का जमीर बिक चुका था। आज देश में ये देखने को मिल रहा है लोगों के जमीर मर गए हैं, जमीर नहीं है लोगों पे। नीतीश जी ने देखा होगा पूरे देश में लगातार 9 से 10 बार सरकार बनाई। आरएलडी के जयंत चौधरी जी की बात करें, यही हाथरस में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुरी तरह लठियाया था। किसानों पर 850 किसान जब मरे थे तो जयंत चौधरी जी आज उसका जवाब दे कि वो 850 किसान मरे तो वो देश के लिए किस तरीके से उन लोगों ने संघर्ष किया। तो आज जयंत चौधरी उसी दल में जाके बैठ गए। तो इसका मतलब ये है कि जयंत चौधरी का जमीर बिक गया है और उन्होंने इस देश के किसानों को अनाथ छोड़ दिया। और लगातार देश का जो वोट परसेंट गिर रहा है वो उससे आप निश्चित मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे बात नहीं कर रही। 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो पे क्यों नहीं बात कर रही है? जो इन लोगों ने वादे करे थे तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आरएलडी के प्रवक्ता उसमें बताएं कि एक भी वादा इन्होंने पूरा किया हो। 15 लाख का वादा किया था, काला धन वापस आएगा, लगातार देश में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। कहाँ है वो आज सारे मुद्दे देश के? सिर्फ राम मंदिर से चिल्ला रहे, राम मंदिर से देश नहीं चलेगा। राम मंदिर सबके आराध्य, सारे धर्म के लोग उसकी आस्था को और प्रणाम और नमन करते हैं, सब लोग मंदिर जाएंगे। मगर मुद्दों की बात से भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे भाग रही है। लगातार आप देख रहे होंगे ये तीसरा चरण है। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं और समझ में आ रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है। तो वोट परसेंट गिरने का कारण सबसे बड़ा वोटर में एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है कि गर्मी का माहौल भी है और एक भारतीय जनता पार्टी क्या होता है कि एक थोड़ा सा वोटर लिस्ट पे ध्यान देती है और वो जहाँ जहाँ उनके गढ़ नहीं होते हैं वो वोटर लिस्टों को उड़ा देती है। तो वो एक उसका भी एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वोट परसेंट गिरता है। तो ये एक निश्चित आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से पीछे भाग रही है। और 2000 तीसरे चरण का मतदान हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा ही इनका सांसद निश्चित रूप से हार रहे और इंडिया गठबंधन के सांसद, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद रामनाथ शिखरवार जी बहुत भारी मतों से जीत रहे। तो ये ऐसी कई सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो ये जो 2014 और 2019 का चुनाव था, इस देश की जनता बहुत भोली भाली है और सबको मौका दे देती है। दिल छप्पर फाड़ के मौका दिया, मगर 10 साल बहुत होते हैं और 10 सालों में डबल इंजन की सरकार चिल्ला के इन्होंने देश में बड़ा वाहवाही लूटी है। उस डबल इंजन की सरकार में से 2024 में 4 जून को एक इंजन सीज होने वाला है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक इंजन सीज होगा देश में और फिर दोबारा इस देश में जो नफरत है, नफरत का माहौल है, एक मोहब्बत फिर दोबारा से कायम होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात कर रही है कि इस देश का कर्ज 55 लाख हजार करोड़ था और उससे बढ़कर कई लाख हजार करोड़ हो गया है। इस पे क्यों नहीं बात कर रही है? देश के जीडीपी पे क्यों नहीं बात कर रही है? देश का क्रूड ऑयल आज 78 इन 10 सालों में क्रॉस नहीं किया है और ये पेट्रोल 100 में बेच रहे हैं। ठीक है अनुज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। आप तो भाषण दिए जा रहे हैं, सुनिए भी जरा मेरी बात जी। ऐसे मेरे डिबेट में नहीं होता है कि एक तरफा बोलते रहेंगे। ऋचा जी, कांग्रेस का ये आरोप आपके ऊपर है, ठीक है, कांग्रेस का ये आरोप है कि आप मुद्दों से भटकाव कर रही हैं जिसकी वजह से मतदाता उदासीन हो रहा है। आप जो वादा की थी उस पर अमल नहीं कर पाई, अब मुद्दों को भटका रही हैं। इस आरोप का जवाब दीजिए, फिर मयंक जी के पास चलेंगे। ये तो कांग्रेस बताएगी कि 70 साल पूर्ण बहुमत में सरकार चलाई, समाजवादी पार्टी ने 5 साल पूर्ण बहुमत में सरकार चलाई, उसके बाद भी इनके नारे वही जिंदा है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और 2-3 मुद्दे जो और चला। अनुज आप नोट कर लीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ। ये ना चौधरी चरण सिंह पे सवाल उठाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ये चीज सोच के कि अखिलेश यादव जी ने कभी ये नहीं सोचा
कि किसानों के सबसे बड़े नेता, पश्चिम के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह का सम्मान करना चाहिए। कौन इनकी पार्टी में रुक सकता है? कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे शुरू की गई पार्टी, इन्होंने कभी सोचा नहीं कि उनको सम्मान देते। आज किस मुंह से तीसरे चरण में ये इटावा मैनपुरी पे चुनाव मांगने जाएंगे? सबसे बड़ा अगर ओबीसी समाज वहां पे तो लोधी समाज है। लोधी समाज के सबसे बड़े नेता बाबू कल्याण सिंह इनके यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे थे, पर अखिलेश यादव ने जाने की जहमत नहीं उठाई और यही मुख्तार अंसारी के मरने पे उनकी कब्र पे फतिया पड़ने गए थे। आप किस मुंह से एक बात वक्त वो करते भी हैं था कि ऋचा जी, ये भी याद दिला दीजिए भाई कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की दोस्ती के बारे में। हाँ, सोचिए ये लोग कितने घनिष्ठ मित्र रहे, जिन्होंने साथ में काम किया, उसके बाद भी इन्होंने लिहाज नहीं रखा। और यही भारतीय जनता पार्टी जिसने मुलायम सिंह जी को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा था। क्या ये चीजें उदाहरण नहीं जाती है जनता के बीच में? आप बात करते हैं कि हमने कोई मुद्दे नहीं दिया। अगर एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ धारा 370 हटी है, 3 तलाक हटे हैं, डिमोनेटाइजेशन का इतना अच्छा काम किया जिसमें जो नोटों की गड्डियां निकल रही हैं आप लोगों के यहाँ से, आप लोगों को तो बौखलाहट उससे है कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। महिलाओं को खुले में शौच में जाने से आजादी मिली है, महिलाओं को जहरीले धुएं से आजादी दी है, संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, गरीबों के छत पे पक्का जो घर दिख रहा है ना आपको। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस ने भी तो शुरू से नारा दिया था कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तब राजीव गांधी क्यों कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे पहुंचता है? तभी भी पक्का घर दिलवा लेते हैं ना। आवास बन गया तो किसी ने आवास तो बनाए नहीं होंगे और आवास तो किसी को मिले नहीं होंगे। और दूसरी बात है, जो भारत जिस तरीके से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो क्या ये हमारे और आपके कहने से बन गया क्या? कभी भी कोई चीजें किसी मंच पे नहीं आती होंगी क्या? जिस तरीके से एक समय था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। ऋचा जी, ये तो मानना पड़ेगा ना कि महंगाई और बेरोजगारी, जो लोगों से हमारे संवाददाता आज बात कर रहे थे मतदान करते वक्त, ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, मैं आपसे बस एक छोटा सा मतलब एक बात रखना चाहती हूँ, हो सकता है मेरा अनुभव कम हो। जितना मुझे पता है कि कभी भी हमारे यहाँ महंगाई 2 डिजिट में नहीं गई। जो महंगाई की दर थी ना वो कभी 2 डिजिट में नहीं गई। ये केवल जब कांग्रेस की सरकार थी ना, ये तब 2010 और 11 में गई थी। इवन कोविड के कार में भी हमारी महंगाई दर 6% के आसपास रही थी। और ये तो सबको पता है, ये मैं कुछ नई बात नहीं बोल रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की इमेज थी, जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ मेट्रो बना, हमारे यहाँ हाईवे बने, मैं मानती हूँ कि आपने काम किया और सारी सरकारें जो आती है वो काम करती है। आपको पता है यमुना एक्सप्रेसवे की नींव तो मायावती जी की सरकार में रखी गई थी। अगर आपने बनवा के दिया तो आपने वो काम किया जो आपको सरकार में करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप बताइए आपने क्या किया? इसके अलावा आपने क्या किया? आपने लखनऊ से सफाई तक की सड़क बनाई, बस लोग वहीं चलते फिरते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में हर जगह को जिस हाईवे से जोड़ रही है, इसका विश्व तारीफ करता है। भारत जिस तरीके से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसका पूरा विश्व तारीफ करता है। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों के जेब पर असर ना पड़े, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली इसको बड़ा मुद्दा मानता है। मयंक जी, भाई समाजवादी पार्टी की ओर से और कांग्रेस की ओर से जयंत चौधरी को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए, उसका भी जवाब आप दे दीजिए, फिर अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे। संजय जी, नितेंद्र जी ने जो कहा था अभी, और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको इनका घमंड ही धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अगर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2017 में जब भरे मन से नेताजी को धक्का दिया था उन्होंने, वो सबने देखा था, वो भरा घमंड था। और आज भी इनके प्रवक्ता, भाई जैसा मुखिया है वैसा प्रवक्ता है। प्रवक्ता क्या कह रहा है कि मेरी कृपा पे, कृपा का क्या मतलब होता है नितिन जी? आप 47 में थे, हमारे साथ आके आप 47 से बढ़ गए, 47 से आप 100 क्रॉस कर लिए। तो राजनीति में कृपा नहीं होती, गठबंधन धर्म होता है। तो कृपया शब्दों का ध्यान रखिए कि कृपा नहीं, कृपा ऊपर वाले की होती है, कृपा नेता की नहीं होती। ये घमंड, अपने मुखिया को चीज समझाइए कि इस घमंड से बाहर आ जाए, वरना अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। चुनाव के बाद समाजवादी ढूंढो यात्रा करनी पड़ेगी अखिलेश यादव को। समाजवादी पार्टी समाप्ति की ओर है। तो कृपया करके इस घमंड नहीं, जयंत जी मिले, जयंत जी में चौधरी चरण सिंह का खून है। कोई बिल्कुल जीत रहे हैं, बागपत भी जीत रहे हैं, बिजनौर भी जीत रहे हैं, और 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। ये गफलत आप 10 साल आप चवन्नी वो पटकनी थी, अभी वही चीज है। इस बात को आप राजनीति आप नहीं, वो चवन्नी नहीं, वो पटकनी थी, वो पटकनी थी। अब फिर वही बात आप कर रहे हो, अभी सभ्यता सिखा रहे थे। अगर मैं सभ्यता पे बोलना शुरू करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है कि आपकी पार्टी कहां से? हाँ, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो स्टेटमेंट आपने जयंत चौधरी का नहीं सुना था? नितिन जी, नोट कर लीजिए, आपके पास चले आएंगे। हाँ, मयंक जी को अपनी बात रख लीजिए। एक सेकंड, क्या दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि इनका जमीर मर गया है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता को क्या ये बताएंगे कि अभी इनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी?
इस बात का जवाब दे सकते हैं उन्होंने क्या आरोप पार्टी नेताओं पर लगाए और धीरे धीरे करके कांग्रेस खाली होती चली जा रही, चाहे गौरव वल्लभ हो, चाहे मतलब तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होती चली आ रही, सबका जमीर बिक गया, ना अपनी पार्टी तक किसी से संभल नहीं रही, ना चाहे समाजवादी से। अभी हम लिस्ट गिनाना शुरू करेंगे तो इस चुनाव में कितने कई विधायक, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, जिससे ना अपनी पार्टी संभल रहा है ना प्रदेश संभल रहा है, वो दूसरे पे आरोप क्या लगाएगा। जी मयंक जी, ये तो मौका परस्ती होता है, हमने और सुनील त्रिपाठी जी ने बहुत देखा है ऐसे नेताओं को। आज हरियाणा में ही देख लीजिए, सरकार संकट में आ गई है, 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। सुनील जी, दरअसल हमें लगता है कि मतदाता ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके हित के कौन से मुद्दे चुनावी मंच पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि राष्ट्रभक्ति के लिए राम भक्ति जरूरी है, कोई कहता है कि कोई संविधान बदल देगा, एक तरफ कहा जाता है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जन सरोकार को लेकर के क्यों नहीं बातें हो रही हैं भाई? देखिए संजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जनता कंफ्यूज वास्तव में है कि कौन उसकी हित की बात कर रहा है। इसके साथ साथ जनता का अब मन धीरे धीरे राजनेताओं से हटता जा रहा है। मैं फिर कहूंगा तो कई हमारे ऐसे लोग बैठे हैं को ये कहते हैं कि सपा प्रवक्ता बन गए हैं। नहीं, लेकिन आप तो सच्चाई निष्पक्ष यही राय है रखते हैं। कि मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की याद करता हूं और देखता हूं उनके ऐसा नेता, कल्याण सिंह जी जैसा नेता हमको कोई नजर नहीं आता है। मुलायम सिंह जी की एक आवाज पर देखते तो उत्तर प्रदेश क्या हालत होती थी। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी नेता हो, वो आवाज देख ले, जनता साथ खड़ी हो जाए, बता दीजिए मैं संन्यास ले लूंगा पत्रकारिता से। क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझते थे, रखते थे। आज ऋचा जी कह रही, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी सरकार में पत्रकारों के पास तक कैंसिल कर दिए गए। क्या हिटलर शाही आप करेंगे? अरे मीडिया चोर है। जो मानता प्राप्त पत्रकार सरकार मानता देती है, उनकी एलआईयू जांच होती है, एलआईयू जांच होने के बाद 4 साल से पत्रकारों के पास नहीं मिले हैं। क्या ये 400-500 पत्रकार जिनको आपने मानता दी है, ये डाकू हैं? इसका मतलब लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 26 जनवरी को आते थे, पत्रकारों को छोड़ दीजिए, अगर नितिन जी कभी रहे होंगे तो याद कर लीजिए, वो दिन सबसे मिलके जो लोग वहां खड़े होते थे, चाहे किस जाति वर्ग के हो, मिलने के बाद मंच पे आते थे। उनके बाद से आप बता दीजिए कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का रहा हो 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर जनता से मिला हो। जनता दर्शन में कितने लोग आते हैं। मैं फिर एक बार चर्चा करना चाहूंगा संजय जी कि वर्ष 96 में मुलायम सिंह जी के ऊपर हमला हुआ, बसंत राव तिरंगे, मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह, मेरे सामने घटना हुई। नेताजी फिर भी पब्लिक से मिले और चले गए वहां से। ऐसे नेता हुआ करते थे, इसलिए जनता उनकी आवाज पर खड़ी होती थी। आज सच कहना अपराध है। अगर आप किसी राजनीतिक समझाएंगे तो उससे बड़े आप राजनीतिक नहीं, उससे बड़े मीडिया के आदमी नहीं हैं आप बता दीजिए कौन जनता दर्शन में सत्ता पक्ष विपक्ष का नेता जनता से मिलता है। यही मेरा ही मानना है। न गर्मी है न धूप है, जनता का लगाव धीरे धीरे राजनेताओं से खत्म होता चला जा रहा है। और आप देखिए, एक किसान 50 साल तक काम करता खेतों में और मिट्टी में खत्म होता है। नेता एक बार अगर एमएलए एमपी हो गया तो फिर पुश्तैनी संपत्तियां कितनी होती हैं। एक ब्यूरोक्रेट अगर आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया तो उसकी संपत्तियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं। किसका पैसा है ये? उस मिडिल क्लास के टैक्स पेयर पैसा है जो अपना तन मन धन देश के लिए अर्पित करके टैक्स देता है। और वर्ष 2019 में कोरोना आया था। आप बता दिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्यम क्लास के लिए क्या किया? फीस माफ की बच्चों की, बिजली टैक्स माफ किया। आज स्थिति ये हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी जी जागे, मैं दुश्मन नहीं हूं आपका, ना मैं भारतीय समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हूं। 5,000 10,000 से ऊपर अगर बिजली टैक्स है तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। ग्रामीण अंचलों की यह स्थिति है कि इस किसान के पास पैसा कब आएगा संजय जी? जब उसकी फसल तैयार होगी। वही उसकी पूंजी है, वही उसका व्यवसाय है। मैं दर्जनों किसानों का नाम बता सकता हूं कि जिनके बिजली बिल काट दिए गए 5,000 10,000 चक्कर में। अरे एक बार उनको मौका दे दीजिए कि मार्च अप्रैल में फसल आए, बेचारे जमा करें। आप कनेक्शन दे दिए, अच्छी बात है, लाइट दे रहे, अच्छी बात, टंकी बन गई, पानी तक नहीं पहुंच रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 27 चुनाव आ रहा, अगर योगी जी इसी तरह ध्यान नहीं देंगे तो कहीं न कहीं आगामी चुनाव में उनको नुकसान होगा। जी संजय, लोकतंत्र में सुनील जी निश्चित तौर पर जी लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही खूबसूरती होती है जी कि जो हमारे
प्रतिनिधि होते जी। हैं वो नौकरशाही पर लगाम लगा के चले, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऋचा जी, एक सेकंड संजय जी 1 मिनट में रुकूंगा। अगर नौकरशाही पर नियंत्रण है तो मनोज सिंह के पास 36 विभाग हैं। ऋचा जी जवाब दें मेरी इस बात का, क्या आपके पास कोई ब्यूरोक्रेट दूसरा नहीं रह गया है? मनोज सिंह को 36 विभाग क्यों दिए गए? जी अभी पूछ लेते हैं। ठीक है ऋचा जी, सुनील जी की बात सुनी आपने, या कुछ विश्लेषण कर रहे थे, इस पर आपका क्या कहना है? जनता में उदासीनता यूं ही नहीं है, बहुत सारी वजह हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हमें लगता है कि यही वजह है कि जनता को ये लगने लगा है कि यार हमारी तो बात हो ही नहीं रही है और तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं। हमारी पार्टी नहीं सुनती तो इतने पक्के आवास नहीं मिलते। जी जो अनाज आपको कोविड के बाद से लगातार उस जनता को मिल रहा है जो कोविड में किसी भी तरीके की दिहाड़ी करने के लिए नहीं कर पाने के लिए मजबूर थे, कोई भी काम कर पाने के लिए मजबूर। मीडियम क्लास के लिए क्या किया आपने, बताइए हमको। नहीं ठीक है ऋचा जी को, हाँ सुनील जी नोट कर लिया जाए। 2014 से पहले आप कहते हैं, मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, आपके अखिलेश जी की सरकार से ज्यादा नौकरी योगी सरकार में मिली है। ये मैं आपको आंकड़े के साथ लिंक भेज दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। आपकी सरकार ने लगभग 1.5 लाख दी है और हमारे यहाँ 6 लाख के आसपास नौकरियां मिली हैं योगी जी के कार्यकाल में। 2014 से पहले कभी भी आपने स्टार्टअप का नाम नहीं सुना था। और आज भारत क्या छोड़िए, मैं यूपी की बात करती हूँ, लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है एक बार आप जरूर पढ़िएगा। तो क्या इससे हमारे यूपी और भारत का नाम ऊपर नहीं होता? और इन कंपनियों में काम कौन कर रहा है? क्या इस कंपनी में हमारे भारत के बाहर के लोग काम कर रहे हैं आके? अगर आपको बुरा ये लग रहा है कि आज का युवा रोजगार कैसे हो रहा है, आज का युवा आत्मनिर्भर कैसे हो रहा है, कैसे वो कहते नहीं नौकरशाही वाली लाइफ छोड़ के आगे बढ़ रहा है, अपना एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है। दूसरा आपने ये बोला कि मुलायम सिंह जैसा, बिल्कुल मैंने माना मुलायम सिंह जैसा नेता पैदा नहीं हो सकता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है। लेकिन कल्याण बाबू सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनको सम्मान देना आपकी पार्टी का काम नहीं था? क्या उनके देहांत पे अगर आप 500 मीटर दूरी पे चले जाते तो क्या एक संदेश अच्छा नहीं जाता? और आपके ही नेताजी कहते थे ना, रेप की घटनाओं पे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और आपके ही समय पे वो गेस्ट हाउस वाला कांड भी शायद हुआ था। तो आपके समय पे आपने कभी भी उन चीजों की भर्त्सना करी? और आपकी मैनिफेस्टो को हम थोड़ा याद दिलाते हैं, आपके यहाँ लैपटॉप बांटा गया था और बड़ा प्रचार हुआ था। मतलब इवन जो अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया था उसका डिस्प्ले चेंज नहीं कर सकते, उसमें अखिलेश यादव ही दिखाई देंगे। आपने 1.25 करोड़ लैपटॉप बांटने का वादा किया था, ठीक है, और आपने चोरी कितना लैपटॉप किया? 8,69,324। और ये आरटीआई से मांगा गया है, इसलिए मेरे मुंह जवानी आंकड़े नहीं है। आपने बिजली की बात करी, एक समय होता था जब एक आपके यहाँ एक लाइन बड़ी फेमस थी कि बिजली के तारों पे कपड़े सुखाते हैं लोग। वो सही बात थी क्योंकि उस समय बिजली आती ही नहीं थी कहीं। और ये एकदम सच बात है, अगर आप गाड़ी लेके किसी भी गांव में जाएंगे कम से कम आपको टिमटिमाती हुई लाइटें दिखाई देंगी। लेकिन जब हम 90 के दशक में जाके अपने आप का टाइम याद करते हैं तो किसी भी गाँव में बिजली नहीं आती थी। हम लोग शहर में रहने के बाद भी खुश होते थे कि बिजली आ गई, बिजली आ गई। आपके समय पे आपने वादा किया था कि 300 नितिन जी सुन लीजिए सारे आरोप, जवाब आपसे लूंगा ऋचा जी का। 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन आपने क्या किया? 72,000 की आवाज बहुत कम आ रही है, सुनाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जवाब देंगे। मैं पूरी बात आपकी ही मैनिफेस्टो की रख रही हूँ, मेरे पास आपका मैनिफेस्टो खुला हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और आपने वादा किया था उस समय, आपको पता है बिजली आने का समय क्या था? स्कूलों में तो कभी नहीं जाती थी किसी की सरकार में, कभी सोच नहीं सकते थे कि मिड डे मील जैसी भी कोई योजना चलेगी जिसको ऑनलाइन निरीक्षण करके देखा जाएगा। आज कोई कितनी भी चोरी करे, देखिए मैं मानती हूँ कि इतने कम समय में कोई 100% अच्छे से काम कर पाए ये बहुत मुश्किल है। और आपको भी पता है जब भगवान राम से लोग संतुष्ट नहीं हुए, यहाँ तो हम लोग इंसान है जो काम कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हुआ है, इसको आपको मानना पड़ेगा। आपने अपने मैनिफेस्टो में पत्रकारों की सुरक्षा की बात की थी, लेकिन मैंने वो डेट समय निकाल के रखा है, 7 जून 2015 को शाहजहांपुर के पत्रकार थे जगेंद्र सिंह, जिनको जिंदा जलाया गया था, और आपके पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा थे जो आपके मुलायम सिंह के करीबी थे। लेकिन ऋचा जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो यही आरोप लगाएगा। अभी नितिन जी के पास मैं जाऊंगा कि संविधान खतरे में, देश का लोकतंत्र खतरे में है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी मंच से ये लाइन नहीं बोली कि लोकतंत्र खतरे में। पर देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज विपक्ष के पास विरोध का कोई मुद्दा नहीं रह गया, तो इन्होंने लोगों को बांटना शुरू कर दिया है, जिसके ये एक्सपर्ट है। इन्होंने शुरू से ही विदेशी शक्तियों पे काम किया है। इनको ये पता है कि भारत में सबसे अच्छा काम है कि जातियों में बांटो, और जो 20% वो तो हमारा सुरक्षित है। आपने अपने मैनिफेस्टो में हिंदुओं, जो बहुसंख्यक में एक शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, उसकी जड़ जोरू जमीन की बात करी है। क्या आपने बोला कि भारत की सबसे बड़ी जो तीसरी जमीन है वक्फ बोर्ड, उसका भी हम एक्सरे कराएंगे? आपने उनकी बात नहीं करी, क्योंकि
कि आप उस मुद्दे को नहीं छेड़ सकते। ठीक है। केजरीवाल तो खुले मन से कह रहे थे ना कि जो अंबानी का घर बना है वो वक्फ बोर्ड पे बना है, उसको हम आपको लेके देंगे। तो आप कभी भी ये चिंता करेंगे? आपने कर्नाटक तमिलनाडु में ये करके दिखाया जिसमें आपने ओबीसी का आरक्षण खाया। जी। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। जब आजादी के बाद कांग्रेस सरकार आई थी तो उसमें अहेरिया एक जाति होती है एसटी की, आपको पता है 3 साल तक इसको एक आरक्षण में रखा गया, लेकिन 3 साल के बाद कांग्रेस ने उसको आरक्षण से ही हटा दिया। और जब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तब योगी जी ने उन सब जाति वाले लोगों को बुलाया लखनऊ पे और उसका प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास भेजा कि इनको दोबारा एसटी जाति में सम्मिलित किया जाए। आपने तो मतलब इतना खुला भेदभाव किया है। आप लोगों के पास केवल 4 मुद्दे हैं जो आप सुबह सुबह पढ़ के आते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, महिला सुरक्षा। आपने बताइए, आपने लव जिहाद में कोई कड़ा कानून अपनाया? ठीक है ऋचा जी, आपके आरोपों का जरा जवाब ले लें। ठीक है नितिन जी, भाई आप लोग जातों में बांटना चाहते हो मतदाताओं को, और इतना भेदभाव आप लोगों ने किया है, ये ऋचा जी का साफ तौर पर आपके ऊपर आरोप है जो आज तक नहीं हुआ। ऋचा जी का पहला शब्द पहले सेंटेंस में इन्होंने बोला था, आपने इनको दूसरा राउंड भी दे दिया, मुझे बीच में एक राउंड मिस करा दिया। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि इन्होंने किया क्या है। राजन जी आप मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे देना। तो पहले तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया क्या, और भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के नेतृत्व की 7 साल की और मोदी जी का भी 10 साल का कार्यकाल मिलाकर के क्या किया। आज भी 75,000 शिक्षक घोटाले के मामले में शिक्षक बेचारे सड़कों पर हैं। हमारी शुरुआत हमने 1,75,000 लोगों को, शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए। अवश्य ग्राम योजना, गांधी योजना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, लखनऊ मेट्रो, कानपुर बनारस, आगरा मेट्रो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मेट्रो, 4 किलोमीटर एलिवेटेड रोड नोएडा, 10 किलोमीटर एलिवेटेड रोड गाजियाबाद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गाजियाबाद, सेक्टर 62 की सिटी सेंटर मेट्रो, समाजवादी अभिनव योजना। नितिन जी दो आरोप प्रमुख थे। नितिन जी 2 आरोप प्रमुख थे। ये तो आप लोग बोलते हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये तो योजनाएं बहुत लंबी चौड़ी है भाई। ये गिनाने के लिए 2 मुख्य आरोप है ऋचा जी का, उसका जवाब देंगे तो सारे मुद्दे आ जाएंगे। पहला तो ये कि लैपटॉप आपको 5 साल बांटना था। सुनिए, इन्होंने क्या कहा, दो सवालों का जवाब दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ सारी बातें आ जाएगी। पहला तो ये कि योगी सरकार में ऋचा जी कितना बताई थी, 6 लाख या 9 लाख? नहीं, जो रोजगार जो दिया है 6 लाख ना? हाँ जी 6 लाख दिया है। हाँ 6 लाख का दावा उन्होंने किया है, आपने इससे बहुत कम रोजगार दिया। दूसरा, मेरी तरफ से प्रश्न पूछ लीजिए, विभाग वाइज वर्गीकरण कर दीजिए, किस विभाग में कितने लोगों को दिया। मैं ऐसे कह दूंगा कि मैंने 25 लाख दिए थे। ठीक है, आप नहीं मानोगे। ठीक है, इनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए 6 लाख इन्होंने कहे, किस विभाग में कितनी नियुक्तियां कर दी, जरा बता दीजिए। आप 5-10 विभागों के नाम बता दीजिए कि इस विभाग में मैंने कहा 75,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, 7 साल से बेचारे धरने पर बैठे शिक्षक, आप उनको तो संतुष्ट नहीं कर पाए। आपने 6 लाख 9 लाख जितने भी किए, जरा 2-4 विभाग बता दीजिए जिनमें कि 500 लोगों को आपने एक साथ भर्ती किया है। मैं नाम पूछ रहा हूँ राजन जी, बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल से, और आप मेरी तरफ से सवाल पूछ लीजिए, मेरी आवाज उन तक पहुंचे न पहुंचे। नहीं, ऋचा जी तक आवाज पहुंच रही है। विभाग का नाम बता दें जिसमें इन्होंने 500 से 1,000 एक साथ भर्ती कर दिए, नौजवानों को रोजगार दे दिए। जरा भाई एक विभाग का नाम बता दें। क्या सचिवालय बता दें, सचिवालय में कितनी भर्ती की थी वो बता दें। सुन लीजिए, जवाब दे रही है ऋचा जी, आप जवाब दे दीजिए। ऋचा जी, बांटना। नितिन जी सुन लीजिए, जातिवाद जी पहले रोजगार वाला ले लें, फिर जातिवाद पे चलेंगे। हाँ बिल्कुल, रोजगार बहुत जरूरी चीज है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे ना पूरे विभाग बताइए, तो विभाग निकालने के लिए मैं ऐसे तो हवा में तो कोई बात करूंगी नहीं। जैसे आपकी इत्र फैक्ट्री कन्नौज में बनी थी, वो पूरी लिखा पड़ी में है, पैसा भी बढ़ गया, नौकरी भी मिल गई, काम भी मिल गई, इत्र फैक्ट्री नहीं दिखाई दी। अरे भैया पूछ लीजिए, 5 विभागों के नाम बता दीजिए कि 500,000। चलिए ठीक है, वो आप तक पहुंचा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जातिवाद का जो आरोप लगा है, हम तक ना पहुंचाए, जो जातिवाद का आरोप लगा है, उसकी बात कर लीजिए नितिन जी। अब देखिए सच्चाई है कि ये तो ऑथेंटिक है कि अभी सदन में एक चिट्ठी जारी की गई थी, हम लोग सरकार में थे, विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि सचिवालय प्रशासन में एक जात विशेष के इतने लोग हैं। जब वो चिट्ठी आदरणीय रामगोपाल जी ने
निकाल करके जातिवार लिख करके सारे अधिकारियों के नाम भेजे थे, उस पर एक भी व्यक्ति उस बिरादरी का नहीं निकाला जिसका इन्होंने नाम लिया था। अभी माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए थे। आप भी पत्रकार हैं, आपका चैनल जानता है, जरा उस 46 में 56 उन्होंने कहे थे, मैं 6 नाम पूछ लेता, 6 नाम बता दीजिए कौन से हुए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं, सिर्फ र्यूमर फैलाते हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जरा खोल के बात तो करो। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया है, ये कहते थे एमवाई की बात करते थे, आज हमने कहा पीडीए है, जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, उसके संघर्ष का नाम पीडीए है और हम पूरे पीडीए के साथ हैं और हम पूरे उस समाज को। नितिन जी, पीडीए में ए क्या है? किसी भी वर्ग से अरे आता हो। नितिन जी, पीडीए में ए क्या है, जरा डिफाइन कर दीजिए। ए के अलग अलग परिभाषा है, ए क्या है? हाँ बिल्कुल, हाँ। ए बता दिया। ए में आदिवासी, जो हमारा ईडब्ल्यूएस वाला अगड़ा, आदि आबादी, क्योंकि जो महिला है वो किसी भी जाति से आती हो उसको शास्त्रों में शूद्र कहा गया है। मौके के हिसाब से एबीसीडी बदल जाती है। ठीक है, आदि आबादी वो सब कुछ उसमें आ गए, जो हमने क्या शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, वो किसी भी समाज से हो, ठीक है, उसके वो संघर्ष का नाम पीडीए है। ठीक है, और आपकी हम बात आ उस गई, पीडीए के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। सारे जवाब आ गए, मैं बस हाँ, 5 ठीक है। मिनट दीजिए अगर आप दे सकते हैं। ऋचा जी मैं अभी देता हूँ, अनुज के पास जरा चल लें क्योंकि उनको थोड़ा कम वक्त मिला है। अनुज भाई, इस बार अगर बात कर ली जाए एनडीए वर्सेज अगर यूपीए, जो पिछले 2019 में यूपीए था, अब इंडिया गठबंधन, 187 बनाम 77 की लड़ाई है। 187 सीटों पर एनडीए जीती थी, अभी तीसरे चरण तक की बात कर ली जाए, और यूपीए 77 पर। इस बार ऐसा क्या करिश्मा होने वाला है? 1 मिनट में जवाब देना, समय बहुत कम है। ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है वो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल कहाँ से लाओगे? अग्निवीर की योजना को हम खत्म कर देंगे। युवाओं को 30 लाख भर्तियों को भरेंगे। जो अडानी जी के पास गया है उसको बांट देंगे। 5 गारंटी है। सुनील जी, जो 16 लाख करोड़ रुपया जो गया है ना, एक एक करके, वक्त कम है, वक्त कम है कम से जरा। कम मेरी पत्नी तो पैसा मिल जाएगा 1 लाख ठीक रुपया। है, वक्त कम है, जरा बोल ले दीजिए अनुज को। आपको मिलेगा सुनील जी। तो राहुल जी ने किया है कि देश में सरकार बनेगी हमारी, तो हम जाति जनगणना कराएंगे और पूरे देश का एक्सरा कराएंगे, उससे ग्राह्युत मिले जाएंगे। चलिए, तो इसका अर्थ है कि आपके न्याय पत्र के जरिए आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला। सुनील जी, ऋचा जी पहले, ठीक है, ये सब मुद्दे जनता बहुत सरोकार नहीं रख रही। हाँ, ऋचा जी कुछ बोलना चाह रही थी। ऋचा जी 30 सेकंड में जवाब रखिए, वक्त कम है। राजन जी, नितिन जी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास। मेरा सवाल, अच्छा चले, पहले आप हाँ सवाल करें। मेरा सवाल जोड़ लीजिए ऋचा जी से, वो जवाब देते हैं। ठीक है। ये बार बार राम मंदिर कहते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इनसे जरा आप ये पूछ लीजिए, राम जी तो आ गए, विजय माल्या को कब लाएंगे, मेहुल चौकसी को कब लाएंगे, नीरव मोदी को कब लाएंगे, भी ये बता दें। ठीक है ऋचा जी, कांग्रेस लाएगी पैसा ऋचा जी देगी। जवाब दे दीजिए। ऋचा जी जवाब दे दीजिए, 1 मिनट का समय है, वक्त बहुत कम है। हाँ, तो मुझे इनको आंकड़े बताने देखिए, 2005 और 2006 में मुलायम सिंह सरकार ने 22,000 सिपाही भर्ती हुई थी, जिसमें 70% से ऊपर की केवल एक जाति के थे, यादव जाति के थे। हालात इतने खराब थे कि 55 भर्ती बोर्ड में 22 भर्ती बोर्ड अपना रिजल्ट बदलते रहे, क्योंकि कभी चाचा की लिस्ट जाती थी, कभी पापा की लिस्ट जाती थी। 2007 में जब मायावती, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। कोई नहीं बोल रहा है, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। 2007 में जब मायावती की सरकार में आई तो इन्होंने इस पर जांच बढ़ाई, उसमें 18,000 पुलिस सिपाही वाले उनको हटा दिया गया और 8 अधिकारियों को निलंबित किया गया। ठीक है, अब दूसरा मैं इनको बताती हूँ जो इन्होंने बोला। आपको कमाल की बात बताऊं, इनके यहाँ 2013 में एक पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था, जिसमें राम गोपाल यादव जी की बहू ऋचा आलूवालिया ने अपना जो सेंटर पड़ता है वो बदलवा लिया था। मतलब गजब, देखिए कि कितना भयंकर जातिवाद था। सुनिए, अब मैं इनको 2017 के बाद से नौकरी के आंकड़े देती हूँ। 2017 के बाद से युवाओं को जो सरकारी नौकरी दी गई है, भाई साहब लिख लीजिएगा। चलिए, यूपी ठीक है पुलिस भर्ती में, लखनऊ में। ऋचा जी वक्त कम है, ऋचा जी वक्त कम है, ये सूची नितेंद्र जी तक पहुंचा दीजिएगा। मंत्री के भाई की जो नियुक्ति हुई थी,
ऋचा जी, मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये डिटेल नितिन जी तक पहुंचा दीजिएगा। सुनील जी, 10 सेकंड की लिस्ट है, सुनिए 10 सेकंड की लिस्ट मैं बता जी, देती जी। हूँ ताकि इनको पता चल जाए। देखिए, पुलिस भर्ती बोर्ड में 1,43,000 हाँ, ठीक है। भर्तियां हुई है। ये- बेसिक शिक्षा विभाग में ये 1,25,000 सारे आंकड़े ऋचा जी आप नितेंद्र जी को भेज दीजिएगा व्हाट्सएप देख पे, लीजिए। वो पढ़ लेंगे। कुल सुनील जी, 6,55,000 भाई वक्त कम है, 359 है। एक मिनट में। ये जो 2019 का यूपीए वर्सेस एनडीए इलेक्शन था, अभी तक की जो सीटों की बात हम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने सवाल किया था, 187 पर एनडीए जीती थी और 77 सीटों पर यूपीए, जो अभी इंडिया गठबंधन है। इस बार तस्वीर क्या लग रही है? बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब। देखिए संजय जी, 282 सीटों पे चुनाव हो चुका है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी आभास हो गया सरकार किसकी आ रही है, हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो आज इन 282 सीटों के चुनाव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किसकी बन रही है और कौन आ रहा है। जी, जो आप डिबेट कर रहे थे कि जनता का मोह भंग हो रहा है, उस पर मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि इस चुनाव से आगामी चुनाव की सुझाव लेना चाहिए राजनेताओं को, और जनता के बीच में जा कम से कम अपना चेहरा दिखा दे। ऐसे राजनेता हैं कि जिनका चेहरा भी नहीं जानती है। ठीक है जी, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, वक्त चूंकि यहीं तक है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा सारे मेहमानों को कि 1971 में भी इसी तरह से मतदान में प्रतिशत में कमी आई थी, लेकिन इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जनादेश किस ओर जा रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो मतदान प्रतिशत में कमी लगातार दर्ज की जा रही है, ये चिंता का विषय है। लोकतंत्र का ये महापर्व है और बचपन में हमें याद है कि जिस दिन मतदान होता था उस दिन हमारी माँ घर में जो हमारे संसाधन होते थे, पूड़ी पुआ तमाम तरह के पकवान बनते थे और एक पर्व की तरह से इस दिन को लोग मनाते थे। ये चिंता का विषय है। मतदाताओं से मैं फिर कहूँगा कि आपका एक एक वोट कीमती है, घर से बाहर निकलें और चौथे चरण में निश्चित तौर पर मतदान करें। मताधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा लाया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। छूट नहीं पाई